चलो पासवर्ड तुम मेरे बच्चे को भी पता है सबको, मोबाइल को। दिनचर्या अध्याय श्लोक नंबर 12 तक हुआ था ना। श्लोक नंबर 13 देखेंगे। तृष्णाक्षय प्रथमको रक्तपित्तम श्रमः क्लमः अतिव्यायामतः कासो ज्वरः सर्दी च जायते। व्याधियाँ बताई गई हुई हैं अगर बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लिया तो। वैसे कल शायद थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हुआ था ना, यहाँ तक कि प्यास लगने लगती है अति मात्रा में व्यायाम करने पर, है ना। प्यास लगेगी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, जब वर्कलोड हो जाता है या वर्कआउट करने के बाद में प्यास तो लगनी ही लगनी है। उदक वहाँ स्रोतस की वहाँ पे मतलब कार्य ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्वेद जब निकलेगा तो कुछ बोलोगे कि हम ही बोलते रहेंगे? अच्छा बोलना है। हाँ ऑब्वियसली, हम तुमसे बता रहे हैं, तुमको अगर आ रहा हो क्योंकि एक बार हमने बता चुका है ये सब चीज़ें। प्यास लगेगी ना, व्यायाम जब ज़्यादा होगा तो दिमाग थोड़ा खोल के बैठो, ठीक है। हम अकेले नहीं पढ़ रहे हैं। क्षय, क्षय होता है मतलब सारी धातुओं का क्षय होने लगता है धीरे धीरे। ये ऐसा नहीं होगा कि आज आपने ज़्यादा व्यायाम कर लिया और कल आप एकदम बिस्तर पे पड़ जाएंगे कि हमारा सारा धातु क्षय हो गया, ऐसा नहीं होता। ये ग्रेजुअली होता है, ठीक है। प्रथमक श्वास होता है मतलब जैसे आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, ऐसा सडनली, ठीक है। सांस तेज हो जाती है और ऐसे आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है, ठीक है, वो कंडीशन। रक्त पित्त मतलब हमने एक बार बताया हुआ था, जैसे कि रक्त ज्यादा है पित्त कम होगा। नहीं, ये हमने दोषों के अकॉर्डिंग बताया हुआ था भैया। यहाँ चीजें चेंज हैं। रक्त धातु है और पित्त दोष है, और रक्त धातु और पित्त दोष दोनों मिल जाते हैं तो उसे रक्त पित्त व्याधि कहते हैं। और रक्त का अमाउंट बढ़ा हुआ लगता है जबकि वो होता पित्त है, ठीक है। समझ में आया? मैं बता रहा हूं, जो पहले लिखा वो बढ़ा है वो बात सही है, लेकिन पित्त की दृष्टि रक्त धातु में हो रखी है ना। ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑरिफिस इज कॉल्ड रक्त पित्त। टेक दिस वन, ठीक है। थकान होती है, व्यायाम बहुत ज़्यादा होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन कि थकान होगी ही। क्लम क्या होता है भैया? बिना परिश्रम किए हुए थकान होना। गुड, उसमें लिखा है ना, इसीलिए। हाँ जैसे कुछ भी नहीं किया, आराम से बैठे, फिर भी लगता है ना जैसे एक्सर्शन सा लग रहा है, ठीक है। कोई भी फिजिकल वर्क नहीं किया फिर भी, तो जब अति व्यायाम हुआ रहता है तो ये जब टेंडेंसी कंटिन्यू बन जाती है तब ऐसे होगा कि कभी नहीं भी व्यायाम किया होगा तो भी लगेगा कि थकान सी लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षय की कंडीशन पहले जो बताया हुआ है वो हुआ रहता है, इस वजह से। कास होगा, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लो और गला सूखने लगता है, जो पहला वाला बताया, प्यास आएगी और खांसी आने लगती है, ठीक है। और ये व्याधि में कन्वर्ट भी हो सकता है यदि अति व्यायाम को न रोका गया तो। ज्वर, ज्वर पता है ना? फीवर, हाँ ठीक है, ज्वर को फीवर ही समझो, ठीक। अभी फर्स्ट ईयर में, जब सेकेंड ईयर में पहुंचना तो ज्वर बहुत बड़ा है। सर बता रहे 100 से 150 तक टाइप का होता है ज्वर। कि किसने कहा 100 से 200 के टाइप का ज्वर होता है? ये कौन सी संहिता में है? पता नहीं, खाली ज्वर 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 नहीं होता है। तो बोले ज्वर क्या है, तो हमने कहा सर ज्वर एक डिजीज नहीं, ज्वर एक सिम्टम है। बोले वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम तो तीर मार ले गए, ज्वर व्याधि ही नहीं एक सिम्टम। बहुत अच्छा, चलो अच्छी बात है, याद रही थी ये काम अच्छा था। ज्वर व्याधि भी है, ज्वर सिम्टम भी है, ठीक है। पर यहाँ जो ज्वर बताया हुआ है वो श्रमित ज्वर समझ लीजिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा श्रम करने के बाद में जो ज्वर हो जाता है वैसा। लोग बोलते नहीं है बहुत ज़्यादा काम हो गया शायद इस वजह से मुझे फीवर चढ़ गया है, ठीक, वैसा वाला ज्वर। वमन उत्पन्न हो जाता है, वॉमिटिंग की सेंसेशन भी आती है क्योंकि ड्राइनेस बढ़ेगी और ड्राइनेस बढ़ने के बाद में फिर उसके बाद वात बढ़ेगा और अजीर्ण की सिम्टम होने लगते हैं, ठीक है। और वमन तुरंत के तुरंत नहीं होगा, ये बाद की प्रोसेस है, ठीक। यदि ऐसे सिम्टम्स व्यायाम करते हुए आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपने अर्धशक्ति तक नहीं किया हुआ है, उसके आगे आप बढ़ चुके हैं, ठीक। वहीं पे व्यायाम स्टॉप कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक, देखिए श्लोक नंबर 14। मैम इसके जो व्यापक है वो ओल्ड एज में दिखना शुरू होगा ना? किसके व्यापक? जैसे अति व्यायाम, जैसे डिपेंड्स, जैसे बहुत फुल एनर्जी से पूरा जो युवावस्था, डिपेंड्स, युवावस्था में भी इसके व्यापक दिख सकते हैं। अति व्यायाम के जो लक्षण ये जो बताए हुए हैं, प्यास लगना, क्षय हो जाना, फिर कास हो जाना, प्रथमक श्वास हो जाना, ये युवावस्था में भी दिख सकते हैं। डिपेंड्स ये आपने कितने दिन तक वो अति व्यायाम को जारी रखा हुआ है, ठीक है। ये
कॉमनली दिख सकता है जो आपने कहा ओल्ड एज में, वो थोड़ा सा भी व्यायाम करेंगे तुरंत उनका वात बढ़ जाएगा। लेकिन जब पित्त की अवस्था में हैं आप, तो वात कितने कंडीशन तक आपने बढ़ने के लिए दिया हुआ है। जैसे अति व्यायाम कर लिया, वात बढ़ गया, ये सारे सिम्टम्स आने लगे अति व्यायाम के, जितने भी आने लगे, और साथ में आपने आहार विहार भी ऐसे ही लिया जो इसी को प्रमोट कर रहे थे, तब तो वो जल्दी आ गया ना, वृद्धावस्था की एज की मतलब वेट ही नहीं करना पड़ा, है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि अब इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका ओज और आपका सत्व कितना ज़्यादा है। तो ठीक, चलते चलते अगर पसीना आ जाए तो यार शक्ति होगी, या कहीं पे बैठे गर्मी की वजह से माथे पे पसीना आ रहा है, तो ये तो काल स्वभाव है भैया। हम केवल अभी व्यायाम की बात, एक ही तथ्य लेकर, एक ही सिद्धांत लेकर पूरा का पूरा शास्त्र आपका आयुर्वेद नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एलोपैथी कि सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम, इसी पे ही पूरी टिकी हुई है। जो चीज़ बॉडी में कम है उसको बढ़ा दो बाहर से देके, जो बढ़ी हुई है उसको बाहर से मेडिसिन देके कम कर दो। यही इतना एलोपैथी में ही है केवल, ठीक है। ये आयुर्वेद है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे व्याधि नहीं ट्रीट की जाती है, यहाँ पेशेंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है। व्याधि कम की जाती, व्याधि ख़त्म की जाती है उसके शरीर के अंदर से। इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपसे कुछ पूछा हुआ था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब इनसे हमने पूछा धर्म अर्थ काम मोक्ष में आप धर्म के बारे में क्या समझते हैं, बेटा फिर से बताना जो आपने बताया था, आंसर दिया था। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट व्हाट वाज दैट? आंसर क्या था आपका? धर्म क्या है? टेढ़ा नहीं था, बताइए। जो इसने समझा, जो एक नॉर्मल बच्चे को अगर नहीं बताया गया आयुर्वेद का पहले चैप्टर पढ़ाते वक्त, किसी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जब नहीं बताया जाएगा, तो जो आंसर इसने बताया था सेम वही वो सोचेगा। कॉमन है, कॉमन है। क्या बताया था आप बताओ? इट वॉज वेरी नॉर्मल। क्या बताया था आपने? थोड़ा थोड़ा तो भूल गए हैं, थोड़ा थोड़ा भूल नहीं गए। इन्होंने कहा धर्म मेरे हिसाब से मैम ऐसा होता है कि जैसे जिस धर्म के हम हैं उसी के अनुयायी बन के रहें। हाँ, जिस उसी के अनुयायी बन के रहें, तो किसी और को आंसर सुन के, हाँ वही चीज़, किसी और को मतलब फॉलो ना करें, लाइक दैट ना। तो आपके क्लास में 50% अलग धर्म के हैं, 50% अलग धर्म के हैं। तो हमने कहा सांप्रदायिक दंगे भड़का देंगे आप ऐसा बता के कि आयुर्वेद तो धर्म सिखा रहा है ना। तो उस समय धर्म क्या था आपका फर्स्ट ईयर में? अभी भी फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट ईयर में धर्म हमने क्या बताया आपका क्या है? क्या बताया था धर्म? व्हाट इज धर्म? धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम, यही बताया हुआ है ना। आयुर्वेद से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके अध्ययन से, उसको फॉलो करने से, उसको प्रमोट करने से, यही तो बताया था। धर्म क्या है? बैठे तो ऐसे डॉक्टर धर्म की जो पेशेंट आए, ड्यूटीज, आवर ड्यूटीज ना, ये आपकी ड्यूटी है, तो वही धर्म है। अर्थ मतलब उस ड्यूटी को अपना जीविका चलाने के लिए अर्थ जो हम थोड़ा लेते हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा लेते नहीं, यूज प्रॉपर वर्ड टू एक्सप्लेन एवरी आंसर, अदरवाइज अर्थ का अनर्थ निकलता है, ठीक है। शब्दों का उचित चयन कीजिए, लिखने में भी और बताने में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने बताई कि बहुत अति व्यायाम करने से, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा चल दिए तो माथे पे पसीना आ गया तो इसको अति व्यायाम मतलब अर्धशक्ति ले ले क्या, या बैठे बैठे अगर पसीना आ गया तो उसको अर्धशक्ति ले ले क्या, वो काल स्वभाव। एक सिद्धांत हर जगह पे नहीं लगेगा, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, पेशेंट देखते वक्त भी, शास्त्र पढ़ते वक्त भी, और आपको शास्त्र समझते वक्त भी, हर बार चेंज होती रहेंगी। इसीलिए डायग्नोसिस का भी जो प्रोसेस है बहुत अलग है यहाँ पे, ठीक है। हम रिपोर्ट देख के डायग्नोसिस नहीं करते, हम क्या देख के डायग्नोसिस करते हैं? पेशेंट देख के। वही ज्वर का पेशेंट ये है, वही ज्वर का पेशेंट ये है, दोनों में मेडिसिन अलग जानी है, दोनों में पैरासीटामॉल जाती है एलोपैथी के अकॉर्डिंग, अदर पैथी के अकॉर्डिंग भी होता है। पूछा गया था एक बार, पूछे थे मैम का, क्वेश्चन था विशाखा मैम का कि दो पेशेंट आते हैं और दोनों सेम डिजीज़ के होते हैं और उनको हम सेम मेडिसिन देते हैं, एक खा के बीमार हो जाता है और एक खा के सही हो जाता है, आंसर क्या है? डायग्नोसिस का क्राइटेरिया, क्योंकि हम एक ही सिम्टम देखें ना। अब जब ट्रीटमेंट देंगे तो ट्रीटमेंट देते वक्त हमारे आचार्यों ने 10विध परीक्षा बताई है, 8विध परीक्षा बताई है, वो सब परीक्षा करने के बाद में, और मेडिसिन का उन्होंने सखोल आपको पूरा मतलब एकदम ब्रॉड लेवल पे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं
वो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिए हैं, वो ऑप्शन आपको इसलिए दिए हुए हैं कि इसी सिम्टम के बहुत सारे पेशेंट आ सकते हैं। अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा करने के बाद में, दर्शन स्पर्शन प्रश्न करने के पश्चात में जो आपको लग रहा है इसमें से मेडिसिन आप पिक करिए, इसलिए वो ऑप्शन दिए गए हुए हैं कि ज्वर में ढेर सारी मेडिसिन दे दी गई। तो एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, ये कन्फ्यूज कर रहे हैं हमको, अरे एक बीमारी एक मेडिसिन दे दी होते काम ख़त्म होता, हमारा भी बात तो सही। है ना। लेकिन वो कन्फ्यूजन नहीं है, हमारा डायग्नोसिस करने का तरीका ही अलग है। और जब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद तो हम ये थोड़ी सोचते हैं, हमको ये लगता है कि हम डायग्नोसिस जो है, जैसे पेशेंट ने आगे बताया हमको डायबिटीज़ है तो हम डायबिटीज़ लेके बैठ गए, प्रमेह अध्याय खोला, उसमें से ट्रीटमेंट निकाली, दे दी। आपने अपनी तरफ से डायग्नोस किया क्या कि आपके शास्त्र में जो प्रमेह के हेतु हैं वो मिले उस पेशेंट में? आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे क्या? नहीं, आपने उसका रिपोर्ट देखा और दे दिया। आपको ऐसे लक्षण उस पेशेंट में दिखे क्या कि बहुमूत्रता है क्या? नहीं मिले, लेकिन आपने क्या किया, प्रमेह अध्याय खोला, आपने रटा हुआ था, वही मेडिसिन उठा के दे दी, कॉमन मेडिसिन जो आपके आयुर्वेद में चलती है। तो आप कहाँ से राइट हुए? आपने पेशेंट को देखते वक्त चश्मा जो पहना था वो एलोपैथी वाला पहना, ट्रीटमेंट आपने दिया आयुर्वेदिक, तो दोनों में तो क्लैश हो गया ना। आप कहाँ पे राइट हुए? आप डायग्नोसिस के समय पे भी आयुर्वेद वाला चश्मा पहनो, ट्रीटमेंट के समय में भी वही करना है, तब वो राइट ट्रीटमेंट जाएगी, है ना। रिपोर्ट देख के नहीं होता है। वहाँ पे जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे सारा रोग निदान में कितनी परीक्षाएं होती हैं, अग्नि के बेसिस पे क्या मेडिसिन जानी है, अग्नि पढ़ी होगी आपने क्रिया शारीर में, उसके बेसिस से क्या मेडिसिन जानी है। 13 प्रकार की होती हैं। जाठराग्नि कितने प्रकार की होगी? जठराग्नि समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि। ये नहीं पढ़ाया, जठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि। अभी उसके आगे ये भी पढ़ाया जाएगा। किसी को तेज से भूख लगती है, किसी को धीमे से भूख लगती है, किसी को कभी तेज कभी धीमे भूख लग जाती है, तो ये सब दोषों के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो वहाँ ट्रीटमेंट हमारी चेंज होती रहती है, ठीक। इसीलिए हर पेशेंट नया है ना। अब आगे बढ़ें, चलो व्यायाम, श्लोक नंबर 14 देखो, व्यायाम, रात्रि जागरण और ये अध्व, देखो श्लोक में आया हुआ है ना, अध्व। अध्व मतलब क्या होता है? पैदल चलना। ठीक है, मुसाफिरी करना या फिर पैदल चलना, जो बहुत बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते रहते हैं उनके लिए भी बताया हुआ है। स्त्री संग, यहाँ पे स्त्री लिख के स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। हास्य, जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। भाष्य, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आदि साहसिक कार्य, इनको अत्यधिक मात्रा में जो लोग करते हैं या शक्ति से अधिक करने का प्रयास करते हैं या करते हैं, तो वह मनुष्य नष्ट हो जाता है, ऐसा बताया हुआ है। नष्ट कैसे होता है उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, गजम सिंह इवाकर्षण भजन नति विनश्यति। लास्ट वाली लाइन देखो, मतलब ये श्लोक नंबर 14 की दूसरी वाली लाइन देखा, जैसे कोई शेर है, उसने हाथी का शिकार किया, शिकार करने के बाद उसको खींचने लगा कि ले जाएंगे गुफा में बैठ के खाएंगे आराम से, तो खींच पाएगा क्या वो? बलवान हाथी को खींचता हुआ वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा, रेदर देन वहीं बैठ के खा लिया होता, है ना। उसको क्या करना चाहिए था, वहीं पे मारा वहीं पे खा लेता, लेकिन उसको घसीट के ले जा रहा था कि आगे भी काम कर लेगा। तो उसको जब वो खींचता है बलवान हाथी को, तो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। कौन? वो इंसान। कैसे? जो लोग बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, रात्रि जागरण जो कंटिन्यू करते हैं, लोग बोलते हैं ना नाइट स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ वेरी हार्मफुल, है ना। आप सुबह उठ के पढ़ लो, दोपहर में पढ़ लो, शाम को पढ़ लो। तुम 11 बजे सो जाते हो भैया, बाकी लोग को पूछो, आपके जो कलीग हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनसे पूछो कितना बढ़िया वो लोग नाइट स्टडी करते हैं। अध्व जो करते हैं, जो पैदल चलते हैं, कुछ लोग पैदल फैशन में चलते हैं कि हम 45 मिनट तक वॉक करते रहते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ऐसा होता है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है पैदल चलना, दोनों ही कंडीशन में यही होना है। स्त्री संग, बहुत ज़्यादा धातुओं का ह्रास करना स्त्री संग के अंदर में आता है, ठीक है। हास्य, जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं। कुछ लोग कॉमेडियन, जैसे जो कॉमेडियन होते हैं उनको हंसना मतलब एक मतलब उनकी जॉब होती है, ऐसा कह लीजिए, या हंसाना जॉब होती है, या बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं, उनकी आदत ही होती है ज़बरदस्ती का,
ठीक है। भाष्य, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलने का कार्य करते हैं, ये कभी कभी एक आदत में आता है, कभी कभी मजबूरी होती है। मजबूरी में टीचर्स को ले लीजिए, ठीक है। ये सब साहसिक कार्य के अंदर में आते हैं, ठीक। मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क। अब इसके ये तो इनके टाइम पे किए हुए, मतलब लिखे गए हुए ये सारे जो कॉमन चीज़ें थी, है ना, जो साहसिक कार्य के अंडर में आ सकती थी, ये इन्होंने अपने काल के अकॉर्डिंग लिख दिया हुआ है। आपके एरा में, आपके काल में बहुत सारे साहसिक कार्य और भी हैं, उसको भी आप इसी के अंडर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल तो इसके अलावा ये तो इन्होंने अपने वो 5-10 हज़ार साल पहले जो इन्होंने बताया हुआ, उस समय जो लोग दिखते थे साहसिक कार्य करते हुए, वो इनमें ही आते, इतने में ही इन्होंने सीमित कर दिया था। इनके समाज में इतने ही लोग दिखते थे, मतलब यही सारे साहसिक कार्य थे। आप अपने बताइए। बॉक्सिंग, रेसलिंग, साहसिक कार्य, है ना। और जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो यही सब होने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर डाइट होता है, इसके लिए प्रॉपर उसका जो मेंटेन करने के लिए उनका रूटीन होता है, रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एग्जांपल है, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं आपके एरा में जो साहसिक कार्य के अंडर में आ सकती हैं, ठीक है। तो उन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट केवल सिम्टम लेके आता है, वो पेशेंट नहीं बना रहता है, वो पर्सन ही रहता है। पर्सन मतलब सिर्फ सिम्टम लेके आएगा, मतलब बस छोटी मोटी चीज़ें से यही दिनचर्या से रिलेटेड कुछ भी लेके आ गया, तो आप उसको बस केवल अगर एडवाइस ही कर देंगे, उसमें ही सही हो जाना है, जैसे ठीक है। पुलिस वाले दिन भर खड़े रहते हैं, या किसी की बैठने की ड्यूटी होती है, तो बैठने वाली ड्यूटी तो प्रमेय में चली जाती है। आराम से बैठे हैं, केवल बैठे ही हैं, उठना ही नहीं है। प्रमेय नहीं समझ पा रहे हो, मतलब प्रमेय का वर्ड नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, प्रमेय का मतलब क्या है? प्रमेय है मतलब वैसे तो इसकी जो डेफिनीशन है वो कही जाती है कि बार बार मेह होना। मेह मतलब यूरिनेशन होना। ये प्रमेय शब्द का एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। आप इसको डायबिटीज़ जैसा लो, मतलब डायबिटीज़ है नहीं, डायबिटीज़ इज़ अ सिम्टम ऑफ प्रमेह ओनली, ठीक। बार बार यूरिन होना प्रमेय का हाँ, रूप प्रमेह के अंडर में आता है। और भी बहुत सारी व्याधियाँ होती हैं जिसमें बार बार यूरिन होती है, प्रमेह के और भी सिम्टम्स हैं। प्रमेह शब्द का मतलब हमने बताया केवल, ठीक है। इसकी व्याधि के बारे में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक, जब निदान पढ़ाया जाएगा तब वहाँ पूरा पढ़ेंगे। अभी इसको इज़ इक्वल टू डायबिटीज़ कर लो, जो आपके प्रचलन में है कि इसको डायबिटीज़ कह दिया जाता है, मधुमेह, प्रमेह, ऐसा टाइप, ठीक है। ये श्लोक समझ में आया? जिसमें ठीक है। श्लोक नंबर 15 देखो। नेक्स्ट अब स्टेप पे आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है व्यायाम करने के बाद में? उद्वर्तन। उद्वर्तनम कफहरम मेदसः प्रविलायनम स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। श्लोक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, रट लेना, ठीक है। उद्वर्तन से आप क्या समझते हो? किया है कभी? देखा है उद्वर्तन करते हुए किसी को? देखा है शादी में। वेरी नाइस। हाँ, कॉमनली यूज होता है शादियों में। छोटा बच्चा रहता है, छोटे बच्चे को करते हैं डेफिनेटली। और दोनों ही पर्पस के यहाँ पे सब गुण भी बताए हुए हैं, जो दोनों आपने बताया ना, बच्चों को देखा उद्वर्तन करते हुए, मम्मी लोग करती हैं दिन भर रोज। और जब तुम जानने वाले तो हमारे वही मम्मी की है। अच्छा, हड्डी में दादी गई, हड्डी मजबूत हुई है, छोटा है, खूब करो। बिल्कुल सही है। देख लो, इसमें सब कुछ लिखा है। उद्वर्तन मतलब कि कुछ चूर्ण ड्राई फॉर्म में, मतलब औषधीय चूर्ण ड्राई फॉर्म में, या उसको वेट फॉर्म किया जाता है। वेट फॉर्म या तो पानी में पेस्ट बनाओ, या तो दूध में, या फिर किसी मेडिसिन के ऑयल में पेस्ट बनाया जाता है, और उसको बॉडी पे प्रतिलोम गति में। प्रतिलोम गति मतलब होता है रोम की एक दिशा होती है, जैसे नीचे डाउनवर्ड्स होंगे तो उसको प्रतिलोम गति मतलब ऊपर के साइड में ऐसे उसको मसाज किया जाता है, ऐसे मतलब रगड़ते हैं उस पेस्ट को स्किन पे रख के, ऐसे दिशा में उसका मर्दन किया जाता है। मर्दन जब बात आती है तो वहाँ पे पेन बिल्कुल नहीं होना है, सुखपूर्वक ही होना है, क्योंकि ये दिनचर्या है। रोज का रोज किसी को रगड़ते बैठोगे इसी से तो मारेगा तीसरे दिन, 2 दिन पेन हो जाएगा तो,
ठीक है। तो ये सुखपूर्वक ही होना है। उद्वर्तन मतलब आराम से घर्षण करना है। घर्षण क्यों करना है? नेक्स्ट देखिए, कफ का नाश करने के लिए, कफ का नाश करने के लिए। तो स्किन में घसने से ऐसे कफ का नाश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, मेद का विलीन करने के लिए। तो स्किन पे ऐसे ऐसे घर्षण करेंगे तो मेद भी विलीन होता है। अभी हम सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अंगों में स्थिरता लाएगा ये, और त्वचा को अतिशय निर्मल बनाता है। आपने कहा ना शादियों में यूज करते हैं, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, त्वक प्रसाद कर। दूल्हा या दुल्हन अच्छी दिखनी चाहिए ना, तो इसलिए त्वक प्रसाद कर, उद्वर्तन, ठीक है। कफ और मेद का नाश। आप रोम की बात की थी ना मैंने, रोम या लोम, जो स्किन की जो हेयर होते हैं, उसके बगल में एक ग्लैंड होती है। क्या होती है? उसके बगल में एक ग्लैंड बनी होती है। क्या, कौन सी ग्लैंड होती है? हद हो भगवान। मैंने कहा जो रोम होती है, जो बॉडी हेयर होते हैं, उसके बगल में एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड है वो? बहुत कॉमन ग्लैंड है, अभी गर्मी में बहुत एक्टिवेट हो जाती है। और क्या यार, अब उस पर भी हम वेट करें तुम्हें बताने के लिए? 12वीं पढ़ के आए हो ना, अच्छा बच्चा बन के। सोचो मत, जो बता रहे हैं बस उतना ही पढ़ो केवल, ठीक है। सोचोगे तो यहाँ टाइम निकलता जाता है। तो स्वेट ग्लैंड में मेद, लोग कहते नहीं है जिम जा रहे हैं, थोड़ा सा स्वेटिंग होगी तो मेद का विलयन होता है, मतलब कि थोड़ा सा वेट लॉस होगा। तो वेट कौन सा लॉस करना है? वो मेद और कफ का नाश होता है जब स्वेटिंग बहुत ढेर सारी होती है। जब उद्वर्तन करते हैं ना, स्किन पे ऐसे घर्षण करते हैं, तो वहाँ अग्नि इग्नाइट होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ से जो स्वेट ग्लैंड जो एक्स्ट्रा रहते हैं मेद और कफ, उनको वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। वहीं से विलयन हो जाता है। समझ में आया? अंगों में स्थिरता लाता है, मतलब अंगों को स्थिर करने वाला होता है ये। जब घर्षण करेंगे वहाँ पे अग्नि प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जब मेद का विलयन हो जाता है तो मांस धातु जो है वो स्टाउट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से गठीले हो जाते हैं, ठीक। तो ये अंगों को स्थिर भी करता है, त्वचा को अतिशय निर्मल करता है। अगेन वही, जब अग्नि बहुत अच्छी सी हो जाएगी तो भ्राजक पित्त, भ्राजक पित्त कहाँ होता है? भ्राजक पित्त स्किन में। हाँ, तो स्किन को निर्मल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भ्राजक पित्त को एक्टिवेट करोगे ना, तो उद्वर्तन वही सारे काम करता है, ठीक है। अब कोई भी बालू वालू लेके रगड़ने मत लगना, मेडिकेशन के साथ में रगड़ना है, ठीक है। मतलब मेडिसिन रहेंगी साथ में जो स्किन को हार्म नहीं करेंगी। और ये जो सारी चीज़ें लिखी ना, कफ का नाश, मेद का विलयन करेगा, अंगों में स्थिरता लाएगा, त्वक को निर्मल करता है, ये सारी चीज़ों को भी वो प्रमोट करेंगी। ऐसी मेडिसिन यूज़ होती हैं उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, स्नान। विशेष में एक क्वेश्चन और ये वाला है कि त्वचा सुंदर हो जाती है, तो आफ्टर मैरिज जो फीमेल होती है तो उनके चेहरे पे और ज्यादा चमक आ जाती है, ऐसा क्या होता है? वो तो दूसरी चीज़ है, वो मतलब वो हार्मोन से रिलेटेड है ना, वो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। हमने एक लेक्चर में और भी आपको बताया था कि फीमेल्स जो होती हैं, जन्म के पहले, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु के पहले तक कई रूप में चेंज होती हैं। वो हर फॉर्म में चेंज होती रहती हैं। कभी वो बाल्यावस्था में रहेंगी तो किसी की बच्ची हैं, फिर युवावस्था में आएंगी, फिर किसी की वाइफ होंगी, फिर किसी की माँ होंगी, फिर किसी की फिर से सास माँ होंगी, या और किसी की, मतलब और बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं। हर जगह पे चेंजिंग होती रहती है। बाहर अगर काम कर रही हो तो एक एम्प्लॉय भी हैं, है ना, और बच्चे को संभाल रही हैं तो एक गृहिणी भी हैं, किचन में खड़ी हैं तो फिर एक कुक भी हैं। तो बहुत सारे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। उनका जो माइंड होता है बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो उस जगह पे भी जब जो आप बता रहे हैं हार्मोनल चेंजेस उनमें बहुत फास्ट होते हैं, वहाँ जो आप त्वक प्रसादन की बात कर रहे हैं आफ्टर मैरिज, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होते हैं, ठीक है। स्नान के गुण देखिए, दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडू मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रिट दाह। एक मिनट, ये पापमजित है, ये पाश में लिखा होगा, पापमजित। बुक में आपके क्या लिखा हुआ है श्लोक में? श्लोक दिखाइए। हमारी बुक में थोड़ा सा अलग दे दिया हुआ है, पाश कर दिया हुआ है। हाँ, पापमजित, ठीक है, ठीक है, पापमजित।
तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है भैया, गुण स्नान के इम्पॉर्टेंट हैं, लिख लीजिएगा। उसको चाय के लिए बोल दो ले आए। कोई ला रहा है, कोई ला रहा है, ठीक है। स्नान के गर्म कर्म देखिए, स्नान कैसे किया जाता है पता है ना, ये भी बताना है। तुम नहाते नहीं हो रोज सुबह? मैम वो तो अलग है। अब वही स्नान है भैया वो। तो तुमको क्या लगता है तीर्थ उर्थ तो देखे उसके बाद स्नान की बात की गई है, नॉर्मल स्नान की ही बात की गई हुई है, ठीक है। पर डे स्नान कर रहे हैं या फिर अभी मतलब कुछ अल्टरनेट डेज है? ठंडी तो खत्म हो गई। अच्छा, ठंडियों में पूछना होता तो हम पूछ लेते हैं। स्नान कर्म देखो क्या क्या करेगा। सबसे बड़ा काम जो होता है, जो सबसे बेस्ट वर्क है स्नान का, वो है दीपनम, मतलब अग्नि का प्रदीपन करेगा। डाइजेस्टिव फायर बढ़ाता है, जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। नहाने से कभी फील किया है नहाने के बाद में भूख लग गई? हाँ ये तो फील किए हैं। और जो लोग जो गंधौड़े बच्चे होते हैं, जो नहाने के पहले सब खावा लेते हैं, आराम से शाम को नहाते हैं, उनका क्या होगा पता नहीं, क्या उनको व्याधियाँ होती हैं। अरे ये उस पर हम सर्च किए थे नहाने वाले टॉपिक पे, तो एक कोई पर्सन था, पता नहीं कहाँ से, 60 साल का, 60 नहीं 80 साल का, नहाया ही नहीं था। वो कहता था नहाएंगे तो मर जाएंगे, और वो नहाया, उसकी 3 दिन उसकी डेथ हो गई। तो उसको हाइड्रोफोबिया रहा होगा, हाँ। और कुत्ते ने काटा होगा। बाल बाल बहुत थे, इतने नाखून थे। जो भी वो डिजीज फॉर्म होता है। फिलहाल आपके आयुर्वेद ये कहता है पर डे स्नान करिए, कब? उद्वर्तन के बाद में, ठीक है। उद्वर्तन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके दिनचर्या का, है स्नान करना है, ठीक है। दीपनम जो पहले बताया गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे भी पर्सन या पेशेंट कह लीजिए, या बौखलाए हुए लोग, ऐसा समझिए दिमाग से फिरे हुए लोग मुझे मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि ऐसा रिसर्च आया हुआ है कि रोज़ रोज़ नहीं नहाना चाहिए। हाँ ये बात तो है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं रोज़ रोज़ नहीं नहाना चाहिए, स्किन घिस जाती है। एंड व्हाट ही सेड कि स्किन का लश्चर चला जाता है, और पता नहीं क्या 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 बता रहा था, आई डोंट नो। बट ये देखो बिलीव के ऊपर होता है। हम आयुर्वेद के वाहक हैं, तो हम आयुर्वेद पे बिलीव करते हैं आंखें बंद करके। इन्होंने जो लिखा हुआ है सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूर अफेक्ट करता है। स्किन डिजीज़, जो लोग बोलते हैं स्किन डिजीज़ करता है स्नान रोज़ रोज़ करने से, वो कहीं ना कहीं डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर जुड़े होंगे, ठीक है। ये मैं डेफिनेटली नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ ओनली अ बिज़नेस, कि आप पर्सन को मना कर दो नहाने से, उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। क्योंकि स्किन में जब पहले ही बता दिया हुआ है मेद बैठा हुआ है, कफ बैठा हुआ है, तो मेद कहाँ से अगर एक्स्ट्रा हो गया तो बहुत अच्छा होने वाला है। एक्सफोलिएशन नाम की चीज़ होती है, पढ़ा है स्किन में एक्सफोलिएशन। कुष्ठ व्याधि की जब आप संप्राप्ति देखते हैं तो उन्होंने स्किन की लेयर बताई हुई है। कितनी लेयर है? 5 अच्छे नहीं 7। तुक्का भिड़ाओ, एक ने एक तो सही हो ही जाएगा भैया। एस्टेटम एसियम गोल्जियम याद किए थे ट्रिक बना। ये वाला नहीं हमने पूछा, ये ऑल्जियम गोल्जियम वो तुम जानो, ये हमारे आचार्यों ने भी बताया हुआ है, 10,000 साल पहले बताया हुआ है, और उससे भी पहले। ये तो हम गिन रहे हैं ना। कंफ्यूजन चल रही है आचार्य, कंफ्यूजन आचार्य किस पे? सॉरी आचार्य क्या? मॉडर्न पूरा अलग है, और ये बहुत अलग नहीं है, उनके सोचने का तरीका अलग है। 300 मानते हैं, कोई 326, कोई कितनी मान रहे हैं क्या बोन्स, और वहाँ तो फिर से तो उसका रीज़न है ना, उन्होंने टीथ को अलग अलग गिना हुआ है, एक एक करके नख को अलग अलग गिन लिया, तो उनकी 300 की संख्या में पहुंच गई बोन्स, है ना। आचार्य कह रहे हैं अगर कि रोज़ रोज़ नहाना है तो ये गलत तो नहीं कह सकते हैं। और दीपनम सबसे अच्छी चीज़ बोली हुई है। ऐसे करना सही है, कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, घिस थोड़ी जाना है। स्किन बैठाए हो, ये अलग से थोड़ी चिपकाई है आपने स्किन, ये तो इनबिल्ट है ना, इतनी स्ट्रांग है कि इसी से करने से झुर्रियाँ नहीं आने वाली हैं, ये ऐसे से करने से आपका घिस नहीं जाने वाला है। रगड़ के नहाओ, अच्छे से रोज़ नहाओ, अच्छा ही होगा। एक्सफोलिएशन अगर कभी कभी होता है, आप सोरियासिस का मॉडर्न के अकॉर्डिंग आप उसकी संप्राप्ति देख लीजिएगा कि सोरियासिस होता कैसे है। एक्सफोलिएशन उनका रुक जाता है तो स्केलिंग बनती चली जाती है ऊपर, वही जो डेड सेल्स अगर नहीं निकलती हैं स्किन की तो उसकी लेयर बनती चली जाती है, वहाँ पे खुजली होगा,
जिसको अपने आयुर्वेद में कंडू बोला गया हुआ है, वहाँ पे जर्म्स आएंगे, बैक्टीरियाज, फिर जो है उसके बाद फिर ये क्या नाम उसका, मैगट्स भी आने लगते हैं, इचिंग होगी, बर्निंग होगी, स्केलिंग जब निकलती है तो अंदर की भी सेल लेके निकल जाती है स्किन की। तो डिजीज़ नहीं होगा जब एक्सफोलिएशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो नहाना कहाँ का ख़राब हुआ? आप तो मेद ही तो हटा रहे थे। और जब 2 लोटा पानी बॉडी पे डालने पर अग्नि दीपन हो रहा है, इतनी छोटे से प्रोसेस होने पर, तो इसमें कहाँ से स्किन की प्रॉब्लम होने लगेगी? तो मॉडर्न वाला गलत। हम तो गलत ही मानेंगे, हमारे शास्त्र के खिलाफ जा रहे हैं तो हम गलत मानेंगे। स्किन डिजीज़ किसी को हुई हो या कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, जिनको अब किसी को कुत्ता काटा हो, कह दो नहीं रोज़ नहाओ तुम, तो मर ही जाएगा ना बेचारा। अगर रेबीज़ हुआ है उसको, अगर रेबीज़ हुआ है तो उसको तो हो गया तो फिर बचेगा कहाँ? पानी दिखा दो, मर जाएगा, उसको नहलाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी उसकी इतनी हार्ड एंड फास्ट कंडीशन होती है कि पानी देखने से ही हाइड्रोफोबिया होता है। हम पेशेंट देखे हैं। वही मैं कह रही हूँ, अगर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को बीमारियाँ कोई नहीं है, क्योंकि अभी आगे चल के इन्होंने ये भी बताया किसको किसको नहाना नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल है, जो स्वस्थ हैं, उनके लिए तो नहा लो। और नहाने के बाद में आप एक फीलिंग्स आती है भूख की, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है ना, वृश्य होता है। हाँ, एक चीज़ और है, खाने के बाद तुरंत नहीं नहाना है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो हम जो चल के आते हैं